है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम खबर देश प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं हूं आनंद विजय सिंह और आज हम देश प्रदेश में बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स की, जहां पर भारत की शानदार प्रदर्शन है और इसके साथ ही हरिद्वार की अनोखी कांवड़ यात्रा की भी बात करेंगे। कल पहला सोमवार है सावन का और इसको लेकर भी तरह तरह के कांवड़ को सजाकर लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक करेंगे। वहां की क्या तैयारी है ये भी आपको हम बताएंगे। वहीं अयोध्या में रामकोट परिक्रमा और अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर भी रहेगी हमारी खास नजर। खेल, धर्म, देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों का हम पूरा अपडेट लेकर आए हैं अपने इस खास पेशकश खबर देश प्रदेश में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। भारतीय बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए महिलाओं के 70 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। और फाइनल मुकाबले में अरुंधति का सामना इंग्लैंड के चैंटेल रीड से हुआ, जहां उन्होंने दमदार पंच और शानदार रणनीति के दम पर 5-0 के एक तरफा फैसले से जीत दर्ज की। तो वहीं इस जीत के साथ अरुंधति ने देश को गौरवान्वित किया और भारत की झोली में एक और स्वर्ण पदक डाल दिया। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय बॉक्सर्स का दबदबा देखने को मिल रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय महिला बॉक्सर्स का जलवा लगातार जारी है। शनिवार को अरुंधति चौधरी ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं की 70 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में उन्होंने इंग्लैंड की चैंटेल रीड को 5-0 से एक तरफा फैसले से हराकर भारत की झोली में एक और गोल्ड मेडल डाल दिया। अरुंधति ने मुकाबले की शुरुआत से ही रिंग पर अपना दबदबा बनाए रखा। उनकी सटीक काउंटर पंचिंग, तेज फुटवर्क और मजबूत डिफेंस के सामने इंग्लैंड की मुक्केबाज पूरे मुकाबले में संघर्ष करती नजर आईं। तीनों राउंड में अरुंधति ने शानदार नियंत्रण बनाए रखा। पांचों जजों ने हर राउंड में उन्हें 10-9 के स्कोर से बढ़त दी। 4 जजों ने मुकाबला 30-27 और एक जज ने 29-28 के अंतर से अरुंधति के पक्ष में फैसला सुनाया। इस जीत के साथ अरुंधति ने पूरे टूर्नामेंट में अपने शानदार प्रदर्शन पर स्वर्णिम मुहर लगा दी। उन्होंने पूरे अभियान के दौरान बेहतरीन लय बनाए रखी और फाइनल में भी उसी आत्मविश्वास के साथ उतरकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अरुंधति चौधरी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में गोल्ड जीतने वाली भारत की 5वीं महिला बॉक्सर बन गई हैं। एक्सप्रेस तो बस यही कि मेरे फादर ने, मेरी मदर ने, भाई ने, बहन ने, मेरे पूरे परिवार ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और शायद आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि राजस्थान जैसी जगह से निकलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, बट मुझे ऐसा परिवार मिला है कि उन्हीं की वजह से आज मेरे पास ये है। हाँ बिल्कुल, यही कि नाक टूट जाएगी तो सबसे बड़ा है कि शादी कौन करेगा, बट मेरा परिवार ये नहीं चाहता था कि मैं शादी करूं। मेरा परिवार ये चाहता था कि मैं दुनिया में इतना नाम करूं कि मैं रहूं या ना रहूं, लोग जरूर ये बोले कि हमें अरुंधति जैसा बनना है। उनसे पहले प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी यादव और प्रिया घनघस ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया है। भारतीय महिला बॉक्सर्स के इस शानदार प्रदर्शन ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में देश की बॉक्सिंग टीम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। लगातार 5 गोल्ड मेडल जीतकर भारतीय मुक्केबाजों ने इंटरनेशनल मंच पर अपनी ताकत का दमदार प्रदर्शन किया है। और कॉमनवेल्थ गेम्स में जीत का सिलसिला, मेडल का सिलसिला यही नहीं रुका है और शनिवार का दिन बहुत खास था भारत के लिए। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शनिवार का दिन भारतीय बॉक्सिंग के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बॉक्सिंग में 4 स्वर्ण अपने नाम कर लिए। जी बिल्कुल, प्रीति पवार और जैस्मिन के बाद साक्षी यादव और प्रिया घनघस ने भी अपनी अपनी फाइनल में बाउट में दमदार खेल दिखाते हुए गोल्ड मेडल जीते। रिंग में भारतीय बॉक्सर्स का दबदबा देखने को मिला और खिलाड़ियों ने अपने शानदार पंच, आत्मविश्वास और रणनीति के दम पर विरोधियों को मात दी। इन जीतों के साथ भारत का तिरंगा एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लहराया। भारतीय बॉक्सिंग टीम के इस प्रदर्शन से खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है। वहीं खिलाड़ियों की इस उपलब्धि की देश भर में सराहना हो रही है और यह सफलता युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बन रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शनिवार का दिन भारतीय बॉक्सिंग में स्वर्णिम दिन रहा है। भारत ने इस खेल में 4 गोल्ड मेडल हासिल कर लिए हैं। प्रीति पवार और जैस्मिन लंबोरिया के बाद साक्षी यादव और प्रिया घनघस ने भी अपनी अपनी फाइनल बाउट जीतकर गोल्ड हासिल कर देश को गर्व का पल दिया है। मुकाबले की बात करें तो साक्षी यादव ने 51 किलोग्राम वर्ग के खिताबी मैच में इंग्लैंड की रूबी वाइट के खिलाफ 5-0 से जीत हासिल की। पहला राउंड पूरी तरह से साक्षी के नाम रहा। इसके बाद दूसरे राउंड में रूबी ने शानदार वापसी की। इस राउंड में 4 जजों ने उनके पक्ष में 10-10 अंक दिए। अंतिम राउंड में साक्षी ने एक बार फिर अपना दबदबा दिखाते हुए सभी 5 रेफरी से 10-10 अंक हासिल किए। वहीं अगले मुकाबले में प्रिया ने कनाडा की मैरी बूथल को 4-1 से मात दी। ब्लू कॉर्नर पर मौजूद कनाडाई मुक्केबाज ने पहले राउंड को 3-2 से अपने पक्ष में किया, जिनमें 3 जजों ने उनके पक्ष में 10-10 अंक दिए। लेकिन इसके बाद अगले राउंड में प्रिया ने जबरदस्त वापसी करते हुए 4 जजों से 10-10 अंक हासिल किए। हालांकि आखिरी राउंड में प्रिया के लिए वापसी जरूरी थी, जिसमें उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 जजों से 10-10 अंक हासिल करते हुए खिताबी बाउट अपने नाम कर ली। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शनिवार को प्रीति पवार ने बॉक्सिंग में 54 किलोग्राम कैटेगरी में जीत के साथ भारत का खाता खोला था। इसके बाद महिलाओं के 57 किलोग्राम कैटेगरी में जैस्मिन लंबोरिया ने जीत हासिल की थी। तो आकांक्षा, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की शानदार प्रदर्शन है। देखिए, शनिवार का दिन सिर्फ बॉक्सिंग ही नहीं, जूडो में भी भारत की झोली में पदक आए थे, गोल्ड मेडल आए थे और सिल्वर भी आए थे। इसके साथ ही डेकाथलन में भी आए थे और भारत कॉमनवेल्थ गेम्स में अपने बेहतरीन प्रदर्शन की तरफ आगे बढ़ रहा है। अभी तक 39 मेडल्स भारत ने अपनी झोली में लिए हैं। 13 गोल्ड और 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत 39 मेडल्स अब तक हासिल कर चुका है और अपने बेहतरीन प्रदर्शन की तरफ बढ़ रहा है। उत्साहित हैं हमारी टीम के खिलाड़ी और हर जीत पर भारत के प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति की शुभकामनाएं भी उन खिलाड़ियों को आ रही हैं। तो चलिए, अब तो हम लोग खेल की बात किए, खेल की अच्छी खबर के साथ हमने आज देश प्रदेश की शुरुआत की और अब सावन का महीना चल रहा है। कांवड़ की बात कीजिए आप। जी बिल्कुल, अब दर्शकों को सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खास इंतजाम किए हैं। नोएडा से लेकर मथुरा और मेरठ तक कांवड़ मार्गों पर व्यवस्थाएं मजबूत की गई हैं। कई जिलों में कांवड़ियों के ठहरने, आराम और पेयजल जैसी सुविधाओं के लिए टेंट हाउस लगाए गए हैं। मेरठ में पुलिस और प्रशासन की मदद के लिए वॉलेंटियर्स की सुपर 30 टीम तैयार की गई है, जो यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं पर नजर रखेगी और श्रद्धालुओं की सहायता करेगी। प्रशासन ने इस दौरान यह भी साफ किया है, आकांक्षा, कि यात्रा के दौरान माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती, निगरानी और ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराई जाएगी। उसी पर बनी हमारी एक खास रिपोर्ट। देखिए, यूपी में कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। भोले के भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर महादेव पर चढ़ाने के लिए निकल चुके हैं। हर बार की तरह इस बार भी यूपी में कांवड़ियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। नोएडा से लेकर मेरठ तक कांवड़ मार्ग सज रहे हैं और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। अब आपको यूपी के अलग अलग जिलों की तस्वीरें और तैयारियां दिखाते हैं। कांवड़ियों के स्वागत के लिए मुरादाबाद सज चुका है। मुरादाबाद पुलिस की तरफ से शिव भक्तों के लिए आराम करने के लिए कांवड़ मार्ग पर टेंट लगाए जा रहे हैं। प्रशासन की कोशिश है कि भोले के दीवानों को कोई परेशानी न आए। मुरादाबाद की तरह बदायूं में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। 1200 पुलिसकर्मी, 22 उप निरीक्षक और 400 होमगार्ड सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए गए हैं। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए शाहजहांपुर और पीलीभीत से भी पुलिस बल बुलाया गया है। बदायूं में कांवड़ यात्रा को लेकर रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया है। कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। वहीं पुलिस प्रशासन भी श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील कर रहा है और इसको निगरानी के लिए 21 सेक्टर पुलिस अधिकारी नियुक्त हैं और इसके अलावा ट्रैफिक की टीम नियुक्त है और इसकी निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे से भी डायवर्जन की निगरानी की जा रही है। मेरठ में भी पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस ली है।
इस बार मेरठ में वॉलंटियर्स की सुपर 30 टीम तैयार की गई है, जो पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। प्रशासन का मानना है कि बड़ी संख्या में आने वाले शिव भक्तों के बीच वॉलंटियर्स की भूमिका काफी अहम रहेगी। जो सुपर 30 की जो थाना कंकरखेड़ा में ये टीम बनी है, ये वॉलंटियर्स की टीम है, जिनके द्वारा जो जितने भी भोले एवं कांवड़िया एवं श्रद्धालु हैं, इनकी सेवा के लिए ये टीम है। अब आपको नोएडा की भी तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ कांवड़ियों के स्वागत की जोरदार तैयारियां की गई हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर गौतम बुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। पुलिस के मुताबिक बड़ी संख्या में शिव भक्त गाजियाबाद के रास्ते दिल्ली से होते हुए नोएडा होकर कई स्थानों के लिए कांवड़ लेकर गुजरेंगे। सभी को बरसात से का मौसम चल रहा है, उसके लिए जरूरी इक्विपमेंट्स भी दे दिए गए हैं, जैसे गमबूट, रेनकोट, छाता, बेटनटाज, रिफ्लेक्टिव जैकेट, ताकि बरसात के मौसम में भी ड्यूटी में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराया जा सके। कांवड़ यात्रा को लेकर मथुरा में भी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक निगरानी रखी जा रही है। मथुरा के प्रमुख मंदिरों और कांवड़ मार्ग पर विशेष व्यवस्था की जा रही है। ये सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है। कांवड़ियों का मूवमेंट विजयपुर मथुरा में शुरू हो चुका है। जो प्रमुख मंदिर है, जो घाट है और कांवड़ मार्ग है, इनमें विशेष व्यवस्था की जा रही है। पुलिस और प्रशासन की ड्यूटी लगाई गई है। यूपी की सड़कों पर कांवड़ियों की भीड़ दिखने लगी है। कुछ हरिद्वार से गंगा जल लेने जा रहे हैं तो कुछ वहां से लौट रहे हैं। वहीं हरिद्वार में भी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। बड़े अधिकारी गंगा घाटों का जायजा ले रहे हैं और हर व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। जहां शिव भक्तों का जोश हाई है, वहीं कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि पुलिस वाले कांवड़ियों के पैर दबा रहे हैं। इन आरोपों पर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने क्या कहा, देखिए। पैर दबाना तो मुझे नहीं लगता कि वो करते होंगे, ये तो बोलते हैं लोग, मैंने तो नहीं देखा ऐसा कोई वीडियो। पैर दबाते हैं, लेकिन हाँ, अगर वो सुलभता कर दें, रास्ते को अच्छा बना दें, पानी पिला दें या कुछ और चीजें कर दें, क्योंकि वो भी सनातनी है, जॉब जो कर रहे हैं वो भी सनातनी है, तो सनातनी होने के नाते तो ये हम लोगों का दायित्व भी है कि हम ऐसे भक्तों की सेवा करें। इसमें तो कोई बुराई मुझे तो नहीं नजर आई। कुल मिलाकर कहें तो यूपी से लेकर उत्तराखंड तक सुरक्षा टाइट है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, सड़कों पर कांवड़ियों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। जी, अगर बात की जाए कांवड़ यात्रा की, तो उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक विशेष इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ यात्रा को देखते हुए पेयजल सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की ओर से। प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो प्रशासन पूरी तैयारी के साथ है, क्योंकि सावन का महीना होता है और सावन के महीने में कांवड़िए जाते हैं और हरिद्वार तक जाते हैं। राजस्थान से, हरियाणा से, दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा उसके बाद फिर वहां जाते हैं। तो ये सारी स्टेट्स की जो पुलिस है, इन लोगों के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक भी हुई थी और सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी भी हुई थी। दिल्ली खास करके ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या होती है कि उन जो कांवड़ियां हैं उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो, उनको भी सुविधा रहे, और जो रोज आने जाने वाले लोग हैं और जो सामान्य ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी स्थिर रहे, सही ढंग से हो। तो उसको लेकर एक बड़ी चुनौती होती है और उसको लेकर एक बैठक भी हुई थी। सुरक्षा खास करके अभी जो रिपोर्ट आप जिसके बारे में आप बता रही थी आकांक्षा, कि सुरक्षा का खास तौर से ख्याल रखना चाहिए कांवड़ियों को लेकर भी, कि उनकी सुरक्षा भी है और कुछ सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो उसको लेकर भी। और दूसरी तरफ कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो कि आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं, तो उनको भी दे दिया गया है पुलिस की तरफ से कि भाई अगर आप कुछ करते हैं तो आप समझिएगा। तो अरविंद हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, दिल्ली से हमारे संवाददाता। अरविंद, जरा बताइए क्या व्यवस्था है दिल्ली में इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर? कांवड़ यात्रा तो खैर शुरू है और कल पहला सोमवार है, तो कल कुछ खास भीड़ होगी। लगातार कांवड़ यात्रा को लेकर तरफ से पूरी सतर्कता बरती जा रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से अलर्ट है। उसकी बात करें तो रूट भी पूरी तरह से बात रखने की नोटिफिकेशन है। 4 रूट तय किए हैं जहाँ पे कांवड़ यात्रा है, जो कांवड़ यात्री है जो जाएंगे, साथ ही साथ जो भारी वाहन है उसके रूट पर नहीं जा सकते। रूट पर ट्रैफिक पुलिस ने चयन किया, उसमें रोहतक रोड है, सदरगंज रोड है।
अरविंद, हाँ आपकी आवाज आ रही है, कुछ धीमी आवाज है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम लग रहा है। तो अरविंद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए दिल्ली से और वो बता रहे हैं कि क्या व्यवस्था है, किस तरह की व्यवस्था की गई है। हाँ अरविंद, अपनी बात पूरी कीजिए। उसमें रोहतक रोड है, प्रतापगढ़ का रोड है, आउटसोर्स रिंग रोड है, उसके बाद देव प्रकाश नासिक मार्ग है। इस रूट के माध्यम से जो जी अरविंद, कल सावन का पहला सोमवार है, ऐसे में प्रशासन ने यात्रियों के लिए किस तरीके से इंतजाम किए हैं? अरविंद, आवाज मिल रही है क्या? चलिए अरविंद से भी हम संपर्क स्थापित करेंगे। अरविंद अभी बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस भी काफ़ी एक्टिव है इसको लेकर, और क्या व्यवस्था है इसके बारे में भी हम जानेंगे। इस बीच शुक्रिया अरविंद, हम आपसे आगे भी इसके बारे में जानकारी लेंगे। और अब मेरठ भी चलेंगे। मेरठ में भी, क्योंकि मेरठ का तो अपना एक तरह से कहा जाए कि एक बड़ा सेंटर है हरिद्वार पहुंचने से पहले मेरठ का। तो मेरठ में भी काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, किसी भी कांवड़ यात्री को परेशानी न हो और उसके लिए भी काफ़ी व्यवस्था की गई है। जगह जगह पर अभी रिपोर्ट में हम देख रहे थे कि प्रशासन की तरफ से और कुछ जो सामाजिक संगठन है उन लोगों की तरफ से भी व्यवस्था की गई है उनके ठहरने की, रुकने की, आराम करने की। जी, मेरठ में सुरक्षा के खासा इंतजाम किए गए हैं। खास करके मानसून देखा जा रहा है, इसमें बारिश में ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक सबसे बड़ी चुनौती जो है प्रशासन के लिए बनी हुई है। ऐसे में मेरठ में वॉलंटियर्स की सुपर 30 टीम जो है वो तैनात की गई है। और ये जो सुपर 30 है, ये भी हम अपने संवाददाता से समझेंगे कि वो सुपर 30 क्या है, क्या खासियत है उसकी। लेकिन इस बार कुछ खास व्यवस्था की गई है और रिपोर्ट के जरिए भी हमने आपको बताया कि इस बार कांवड़ियों के लिए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बेहतरीन व्यवस्था की गई है और अलग ढंग से कुछ खास है। पहले के इंतजामों से इस बार की व्यवस्था है। और कांवड़ का भी अपना एक महत्व होता है और कांवड़ का महत्व जो होता है उसमें कांवड़ की सजावट भी होती है। यूपी में मैसेज भी उन कांवड़ की सजावट के जरिए देने की कोशिश होती है कांवड़ियों के जरिए। जैसा कि हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि यूपी में कांवड़ यात्रा के लिए जो है वो विशेष इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की ओर से। कांवड़ रूट पर जो है वो सुरक्षा की विशेष पुलिस बल भी तैनात की गई है, क्योंकि कल सावन का पहला सोमवार है। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और उनके पुलिस बल की ओर से यह भी कहा गया है कि जो वॉलंटियर्स सुपर 30 की जो टीम है वो काफी महत्वपूर्ण इसमें साबित होने वाली है। तो पहली चुनौती है कल, अगर प्रशासन के लिहाज से देखा जाए या मंदिर प्रशासन की तरफ से के लिहाज से भी देखा जाए, देश के अलग अलग मंदिरों में कल बहुत भीड़ होने वाली है। शिवालयों में खास करके शिवलिंग पर जलार्पण करने के लिए, सावन का एक पवित्र महीना, और इस महीने में जो भक्त हैं वो चाहते हैं कि चाहे भले वो कांवड़ लेकर जाएं या न जाएं, लेकिन शिवलिंग पर जलार्पण के लिए वो जरूर जाते हैं, तो उसकी भी व्यवस्था की गई है। अली मेहंदी मेरठ से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अली मेहंदी, जरा बताइए क्या व्यवस्था है, इसके बारे में भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। तो कांवड़ यात्रा शुरू है और ये कांवड़ यात्रा जो है वो हरिद्वार में जाकर वहाँ से जल अर्पण करके फिर जल लेकर वहाँ से लोग चलते हैं और काफ़ी कठिन होता है। देखिए अलग अलग जगह की, एक तो कांवड़ यात्रा ये है जो कि हरिद्वार से लोग जाते हैं, दूसरी कांवड़ यात्रा जो है वो बिहार के सुल्तानगंज से जल लेकर जाते हैं गंगा का, और देवघर में बाबा धाम में वहाँ के शिवलिंग पर जल अर्पण करते हैं और वहाँ भी काफ़ी भीड़ होती है। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी इंडिया वॉइस के ज़रिए हम आपको दिखाएंगे इस पूरे सावन के महीने में। और आज जो व्यवस्था है उसकी हम बात कर रहे थे कि क्या व्यवस्था है, किस तरह से कांवड़ की यात्रियों के लिए सुविधाएं दी गई हैं, और कल जो पहला सोमवार है उसके बारे में क्या व्यवस्था है वो भी हम आपसे बताएंगे। लेकिन यहाँ पर देश प्रदेश में एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे।
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन किस तरीके से अलर्ट मोड पर है। वहीं मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर, जैसा कि कल पहला सोमवार है सावन का, और कांवड़ यात्रा को लेकर के प्रशासन की ओर से खासा इंतजाम देखने को मिल रहा है। मेरठ में वॉलंटियर्स की सुपर 30 टीम का भी गठन किया गया है ताकि कांवड़ यात्रा में सुरक्षा इंतजाम जो है वो खास तौर पर विशेष बनी रहे, किसी प्रकार की श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। बिल्कुल। और एक खास व्यवस्था जो की गई है उसमें क्या, जो सुपर 30 की बात अभी कर रही हैं आकांक्षा, वो क्या है सुपर 30 और किस तरह की व्यवस्था है? इस बार का अलग अंदाज देखने के बारे में कहा जा रहा है कि उसका दावा किया जा रहा है। अली मेहंदी, सीधे चलते हैं मेरठ, हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं। अली मेहंदी बताइए, क्या है इस बार का खास, किस तरह की व्यवस्था आप देख रहे हैं? और ये बड़ी चर्चा में है सुपर 30, ये क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है और पुलिस प्रशासन की जो प्राथमिकता रहती है वो रहती है कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराया जाए। लेकिन हर बार पुलिस प्रशासन कुछ ना कुछ नया करता है। इस वर्ष पुलिस की तरफ से मेरठ में करीब 20 के करीब स्थायी चौकी बनाई गई है और 3 थाने बनाए गए हैं ताकि कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आ सके। और हर तरीके से पुलिस के जो व्यापक इंतजाम है वो पूरे किए गए हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त मेरठ हरिद्वार मार्ग पर है, जहां कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कांवड़ियों के गंगा जल जो रखे हुए हैं और कैंप में अभी गंगा जल लेकर इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये कैंप लगा हुआ है कांवड़ियों के लिए। इसमें काफी भारी संख्या में जो कांवड़िए हैं वो मौजूद हैं और अपने अपने गंतव्य की ओर निकल चुके हैं। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से पूरा कैंप भरा हुआ है भंडारे के लिए, लाइन लगी हुई है। और ये यहाँ पर जो है कांवड़िए आराम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उनका यही कहना है कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराया जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं होगी और जितने भी षड्यंत्र है उनको रोका जाएगा। और मेरे इसकी प्राथमिकता है कि जो भी असामाजिक तत्व उनको पहले ही चिन्हित कर दिया गया था और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी से पूरे ही कांवड़ मार्ग की जो है निगरानी की जा रही है। साथ साथ ड्रोन के द्वारा भी कांवड़ मार्ग की निगरानी की जा रही है। आप देख सकते हैं ये कैंप है जो मेरठ हरिद्वार हाईवे पर स्थित है। ये सभी शिव भक्तों को यहाँ पर लाइन लगी हुई है जो भंडारे के लिए मौजूद है यहाँ पर। और यात्रियों की तो बात आप कर ही रहे हैं, जो यातायात की व्यवस्था है उसके बारे में जरा बता दीजिए, ताकि ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया होगा इन दिनों, और खास करके कल की अगर हम बात करें तो कल के लिए। देखिए, सावन शुरू हो गया और सावन का कल पहला सोमवार है, तो लेकर जो रूट डाइवर्जन है वो कर दिया गया था। मेरठ से जो दिल्ली जाने वाले हैं उनको दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेस के लिए खुला हुआ है और कांवड़ियों के डेस्टिनेशन बनाया गया है। और साथ ही जो मेरठ में जितना भी रूट डाइवर्जन है, बात करें मेरठ से लखनऊ तक की, तो कांवड़ियों के लिए अलग विशेष जो रूट है वो बनाया गया है, जिसमें कांवड़िए चलेंगे। बहुत शुक्रिया अली मेहंदी हमारे साथ जुड़ने के लिए और मेरठ में क्या इंतजामात हैं उसके बारे में बताने के लिए विस्तार से। और अब हरिद्वार की बात करते हैं आकांक्षा जी। अब दर्शकों को सीधे लिए चलते हैं हरिद्वार की ओर, जहां चल रही कांवड़ यात्रा के दौरान आस्था का एक अनोखा रंग देखने को मिला है। यहाँ एक विशेष कांवड़ श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कांवड़ लेकर चल रहे शिव भक्त नीरज कुमार ने बताया कि वह हर साल इसी तरह की कांवड़ लेकर यात्रा करते हैं। इस बार वह गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के संकल्प के साथ कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। ये लेके जा रहे हैं कि हमारी गौ माता और राष्ट्र माता का सम्मान मिले, इनसे चाहते हैं, हमारी मोदी योगी से तमन्ना है। और गंगा मैया से ये तमन्ना करके आए हैं कि हमारे 27 में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राव है, तीसरी बार में भी बोले। हम 4 बंदे हैं, हम जिला विलंसे से हरिद्वार से जिला विलंसे जा रहे हैं अपने कांवड़ यात्रा लेकर। इसके पीछे मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य हमारे यही है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से ये कहना चाहते हैं कि हमारी गौ माता और राष्ट्र माता का सम्मान मिले। हर के राज्य में सबला काम बढ़िया हो रहा है और सबले अच्छे काम हो रहे हैं। ऐसे ही हम चाहते हैं हमारी आगे तक ये सरकार और आवे। जी, मोदी जी से भी कहना चाहते हैं, मोदी से ये कहना चाहते हैं कि 29 में भी हमारे योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने की आप कोशिश। मोदी जी से ये हमारी उम्मीद है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री में राम मंदिर बना है, इनसे बहुत उम्मीद है। इनके राज्य में बहुत अच्छे काम हुए,
आज विदेशी देश में भी इनका नाम है हमारे हिंदुस्तान में। अगर ये सरकार नहीं होती तो हमारे हिंदुस्तान का नाम नहीं होता ज्यादा से ज्यादा। इनकी ही सरकार से नाम है हमारा, मोदी जी से, और ऐसे ही देश के अंदर हमारे मोदी जी से। तो कांवड़ यात्रा शुरू है और जिस कांवड़ यात्रा की हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो हरिद्वार में ही जाकर वहाँ पर जल लोग लेकर वहाँ से चलते हैं और अपने घर तक पहुँचते हैं और वहाँ का जो शिव मंदिर होता है वहाँ के शिवालय में जाकर शिवलिंग पर जलार्पण करते हैं। तो बड़ी कठिन यात्रा होती है और उसी की व्यवस्था किस तरह की होती है। और देखिए कांवड़ जब लोग लेकर चलते हैं तो सभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे आकांक्षा की, कांवड़ को सजाया जाता है और एक संदेश देने की भी कोशिश होती है, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, चाहे सामाजिक तौर पर हो, चाहे वो धार्मिक तौर पर हो। और ये कांवड़ यात्रा की जो जिसकी अभी चर्चा हो रही थी, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ ये कांवड़ सजाया गया है और भक्त हैं और इनका कहना है कि हर साल हम इसी तरह का सजाकर और अलग अलग उस समय के को लेकर आगे बढ़ते हैं जी। तो हरिद्वार में भी खास व्यवस्था की गई है, बड़ी भीड़ है वहां पर और उस भीड़ को सही ढंग से लाइनअप करने के लिए वहां पर भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं जी। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और आस्था की बात हो रही है। एक तरफ कांवड़ यात्रियों की चर्चा हम कर रहे थे, सावन महीने की बात कर रहे थे, शिव भक्तों की बात कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ आस्था को लेकर एक विवाद भी शुरू हो गया है और सियासत भी शुरू हो गई है। संसद परिसर में साधु के वेश में प्रदर्शन किया गया और जो प्रदर्शन हुआ उसमें साधु का वेश धारण किए हुए थे बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, और वो पप्पू यादव अब विवादों में घिर गए हैं। जी बिल्कुल, और उनके साथ साथ फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने साधु के वेश में चंदा चोरी का नाटक भी किया था, जिसके बाद इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। वहीं बीजेपी ने इस प्रदर्शन का विरोध करते हुए पप्पू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो कई साधु संतों ने भी इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला बताते हुए विरोध जताया है। नई दिल्ली में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने डीसीपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है और इसके अलावा वाराणसी में भी इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें पप्पू यादव, राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद के नाम शामिल हैं। इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और अब इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। संसद परिसर में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने साधु के वेश में चंदा चोरी का नाटक किया था। पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद का ये नाटक अब उन्हीं पर भारी पड़ गया। दरअसल इस नाटक के बाद बीजेपी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही देश भर में साधु संत पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। नई दिल्ली में पप्पू यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने डीसीपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। इसके अलावा वाराणसी में भी पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर में राहुल गांधी और फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद का भी नाम है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि पप्पू यादव ने सनातन संस्कृति का उपहास उड़ाया है। बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद को भी पप्पू यादव के नाटक में साथ देने पर सवाल खड़े किए और कहा कि इन लोगों ने सनातन का अपमान किया है। देखिए, कल संसद के परिसर में प्रोटेस्ट के नाम पर जो स्वांग रचा है पप्पू यादव जी ने, अवधेश प्रसाद जी ने और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने, ये विरोध नहीं है, ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये सनातन संस्कृति का उपहास है, ये संत समाज का परिहास है, ये भारतीय परंपराओं पर अट्टहास है। और देखिए, आपको हमारे देश का संविधान ये राइट जरूर देता है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, विरोध का अधिकार देता है, लेकिन किसी भी वर्ग की आस्था पर आघात करने का अधिकार आपको नहीं है। और इसीलिए हम यहाँ पर आज पुलिस थाने आए हैं। एफआईआर रजिस्ट्रेशन की डिमांड लेके हम लोगों ने एक कंप्लेंट भी दी है, जिसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र इसकी इन्वेस्टिगेशन करी जाए। तुम भगवा चोले को बदनाम करना चाहते हो, तुम सनातन को बर्बाद करना चाहते हो, बदनाम करना चाहते हो, तो आप भूल जाइए, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे पप्पू यादव हो या कोई और हो, व्यक्ति की आलोचना आप कर सकते हो, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि पप्पू यादव जी क्षमा मांगिए।
और आप जो चोरी का इसका कर रहे हैं ना, आप अपना रिकॉर्ड भी तो जनता के सामने प्रस्तुत करो ना। इधर देश भर के साधु संत संसद परिसर में शुक्रवार को हुए पप्पू यादव के ड्रामे से नाराज हैं। वाराणसी में पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कोतवाली थाने में केस रजिस्टर हुआ है। हिंदू संगठनों ने धार्मिक भावना आहत किए जाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं लखनऊ में भी सांसद पप्पू यादव के खिलाफ हिंदू संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया। लखनऊ में जगह जगह पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं शव यात्रा निकाली जा रही है तो कहीं जमकर नारेबाजी हो रही है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने जोरदार प्रदर्शन कर पप्पू यादव पर सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया है। वहीं गोमती नगर में भी पुतला दहन कर लोगों ने नारेबाजी की और अपना गुस्सा जाहिर किया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सियासी नाटक करके विपक्ष और पप्पू यादव घिर गए हैं। दिल्ली से लेकर वाराणसी तक एफआईआर और देश भर में हो रहे पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ प्रदर्शन से सियासी माहौल भी गर्म है। वहीं अगर बात करें इस मुद्दे को लेकर तो विपक्ष लगातार सरकार पर नीट के मुद्दे को लेकर जैसे कि हमलावर था, अब पक्ष जो है बीजेपी और साधु संत भी विपक्ष पर पप्पू यादव के इस भगवा का जो विवाद जो है संसद का, उसको लेकर उनके प्रदर्शन को लेकर लगातार बीजेपी जो है हमलावर है। बांसुरी स्वराज ने इनके खिलाफ पप्पू यादव, अवधेश प्रसाद और राहुल गांधी अन्य नेताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराया है, जिसको लेकर अब ये जो है सियासत इस मुद्दे पर लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। तो अरविंद कुमार हमारे संवाददाता हैं और पूरी खबर के बारे में विस्तार से बताया है आकांक्षा ने। अरविंद, जरा बताइए, अब सियासत इस पर तेज हो गई है, मामला दर्ज हो गया है, दिल्ली में भी मामला दर्ज हुआ है, फैजाबाद और अयोध्या और वाराणसी की तो बात है ही, वहां पर भी तो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और मामले दर्ज हुए हैं। दिल्ली में किस तरह की सियासत है? संसद के अंदर भी ऐसा लग रहा है कि कल इसी को लेकर संसद में आवाजें सुनने को मिलेंगी, तस्वीरें देखने को मिलेंगी कल के सत्र के दौरान। बिल्कुल आनंद जी, आपने ठीक कहा कि कल जब मानसून सत्र शुरू हुआ 11 बजे, तो विपक्ष की तरफ से लगातार राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर जिस तरह से घेरा जा रहा था, तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने एक मौका सत्ता पक्ष को दे दिया, क्योंकि पप्पू यादव जो निर्दल सांसद है, कांग्रेस से समर्थित है, कांग्रेस के हर मंच पर वो दिखाई देते हैं, के करीब है, तो कहीं ना कहीं जो संसद भवन में जो गेरुआ वस्त्र पहनकर जो एक हास्य नाटक किया था और उन्होंने बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से चंदा चोरी है, गेरुआ वस्त्र धारक चंदा चोरी की है, लेकिन पप्पू यादव को यह उल्टा पड़ता हुआ अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर पप्पू यादव के साथ तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को घेरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल अरविंद, इस मुद्दे को लेकर पप्पू यादव समेत राहुल गांधी पर भी एफआईआर दर्ज हुआ। इस पे विपक्ष की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? देखिए, विपक्ष की तरफ से सफाई आ रही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम एक हास्य नाटक के जरिए बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी गेरुआ वस्त्र पहनकर राम मंदिर चंदा चोरी में वो संलिप्त है। उन्होंने साफ शब्दों में विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने किसी धर्म का अपमान नहीं किया, किसी साधु संत का अपमान नहीं किया है, लेकिन पप्पू यादव ने जिस तरह से काम किया, जो हास्य नाटक किया गेरुआ वस्त्र पहनकर, जो साधु संत या फिर जो कई संगठन के लोग हैं काफी नाराज हैं और पप्पू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिए। कई राज्यों में आपने देखा होगा पप्पू यादव के साथ जो अवधेश प्रसाद है, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनके खिलाफ जो साधु संत के जो समाज है, हिंदू संगठन के जो लोग हैं, वो पुतला दहन करते हुए नजर आए, तलवार से उनके गर्दन काटते हुए नजर आए तस्वीरों को। और उसके बाद दिल्ली में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है, बांसुरी स्वराज की तरफ से थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। और वहीं लोकसभा अध्यक्ष से भी मांग की गई है कि पप्पू यादव के इस रवैये पर सदन के अंदर कोई कार्रवाई आदन करे, क्योंकि लगातार साधु संत के तरफ से या फिर विश्व हिंदू संगठन के तरफ से लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा गया है। उस पत्र पर अब लोग को फैसला लेना कि वो क्या करते हैं, क्योंकि कल सदन की कार्रवाई जैसे ही 11 बजे शुरू होगी, विपक्ष तो अपने जगह पर प्रदर्शन करेगा, लेकिन अब सत्ता पक्ष भी पप्पू यादव और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलकर इस बातों पर प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो पप्पू यादव और राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी की तरफ से क्या कुछ सफाई आएगी, कल सदन शुरू होता है, उसके बाद राहुल गांधी क्या कुछ बोलते हैं, प्रियंका गांधी क्या कुछ बोलते हैं, एंड तमाम जो सांसद हैं विपक्ष के, उनके तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आएगी वो दर्शकों को हम जरूर बताएंगे। लेकिन पप्पू यादव के इस जो हाथ नाटक के जरिए जो उन्होंने बताने की कोशिश की है कि इससे लेकर साधु संत जो है
बता रहे हैं। अब बिल्कुल बिल्कुल कई सवाल इसमें उठ रहे हैं। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि पप्पू यादव को पात्र के तौर पर जो चुना गया, पप्पू यादव संत बने हैं, साधु के वेश में हैं, भगवा में हैं, और पप्पू यादव एक समय, अरविंद आप तो जानते ही हैं कि एक समय बिहार में अपराध के पर्याय के तौर पर पप्पू यादव को देखा जा रहा था। 2024 में जो उन्होंने शपथ पत्र दायर किया उसमें भी करीब करीब 40 के आसपास अपने मुकदमों का जिक्र उन्होंने किया है, जिसमें हत्या के प्रयास जैसे भी कई मामले शामिल हैं। अब इसको लेकर भी विवाद उठ रहा है। तो ये भी सवाल उठ रहा है कि भाई संत तो इसमें, कोई साधु संत तो इसमें शामिल नहीं है चढ़ावा चोरी के मामले में, ट्रस्ट के लोग हैं, और जो लोग शामिल हैं वो या तो उसके कर्मचारी हैं या उस ट्रस्ट के मेंबर जो हैं वो साधु सन्यासी नहीं है। तो इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी और साधु संत जो लोग हैं वो अब अटैकिंग मूड में हैं। तो जाहिर सी बात है कि मानसून सत्र शुरू होने से पहले जो दो मुख्य आवाज़ें विरोध की तरफ से सुनने को मिल रही थी मुद्दे, नीट और ये मामला राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का, तो एक तो नीट का तो मामला जो है वो सुलझ गया है, कानून बन गया है। अब दूसरा इसको लेकर अब विपक्ष सरकार को घेरने की, सत्ता पक्ष को घेरने की जो कोशिश कर रही थी, अब उसमें लग रहा है कि वो खुद फंसती हुई दिखाई दे रही है। शुक्रिया अरविंद, हमारे से आगे भी इस बारे में जानकारी लेते रहेंगे, सियासत के बारे में अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा, और ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो एक बार फिर आपको लिए चलेंगे अयोध्या। वहां पर आस्था और भक्ति का एक अद्भुत नजारा दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। अब आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या की ओर, जहां अयोध्या में धार्मिक आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास की अगुवाई में सैकड़ों साधु संतों और श्रद्धालुओं ने रामकोट परिक्रमा की। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु जय श्री राम के उद्घोष के साथ परिक्रमा मार्ग पर नजर आए और साधु संतों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की, भगवान राम का आशीर्वाद लिया। रामकोट परिक्रमा को अयोध्या की प्राचीन धार्मिक परंपराओं से जुड़ा महत्वपूर्ण आयोजन माना जाता है, और इस आयोजन के दौरान सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन की ओर से भी विशेष व्यवस्था की गई थी। जी बिल्कुल, इस अवसर पर क्या कुछ कहा ट्रस्ट के सदस्य ने, आपको दिखाते हैं। रामलला के यहाँ जो रामकोट परिक्रमा के लिए हम लोग गए, रामानंदी संप्रदाय के जो निर्मोही निर्माणी दिगंबर सब साथ में थे। सुल्तानपुर, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, लगभग 250 भगत भी आ गए थे। परिक्रमा बहुत ठीक चल रहा है, इसमें लगभग 1 साल हो गया। राम मंदिर में कैसी व्यवस्था है? रामलला के यहाँ जो पुजारी लोग हैं बहुत रामानंदी समुदाय के ढंग से पूजा कर रहे हैं, और भीड़ कमी नहीं, भीड़ बढ़ ही रही है। दान वान कैसा है रामलला के लिए कोई दर्शन कमी थोड़ा होगी। कई सारे दान कर रहे हैं, जो दान पत्र में अपना रख देते हैं, तो सदस्य लोग उसमें निकालेंगे। बाकी भीड़ भाड़ कैसे हो रही है? भीड़ तो काफ़ी बनी है, रोज़ बढ़ ही रही, घटनाएं रोज़ बढ़ रही है। सावन भी आ रहा है, सावन आ ही गया है, भीड़ बनी है। झूला वूला कैसे पड़ेगा, क्या तैयारी चलेगी? झूला परंपरा पहले जो चला था वैसे ही चलेगा, उससे अच्छा ही बनेगा। अच्छा महाराज जी, विरोध कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? सावन के पवित्र महीने में बिहार सरकार में मंत्री अशोक कुमार चौधरी ने उज्जैन पहुंचकर विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल का दर्शन किया। अशोक चौधरी अपने परिवार के साथ तड़के होने वाली दिव्य भस्म आरती में भी शामिल हुए और भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। अशोक चौधरी ने बताया कि करीब 25 वर्षों से लगातार बाबा महाकाल के दरबार में आते हैं, वहां पर पूजा अर्चना करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनका बुलावा आता है तो वो यहाँ जरूर आते हैं। से हम आ रहे हैं और भस्म आरती में तो सावन में तो आते हैं, लगभग 3-4 बार ऐसे भी आते हैं। 2000 से हम आ रहे हैं, कोविड में भी आए थे
तो बाबा की कृपा है और कि बाबा बुला लेते हैं। तो महाकाल आना तो बहुत लोग चाहता है, लेकिन बाबा सबको बुलाते नहीं हैं। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हम हर साल आते हैं और मेरा लगभग 26-27 साल हो रहा है आते आते। महाकाल के प्रति आस्था है, भक्ति है। बाबा साक्षात यहाँ विराजमान है। समय से आ रहे हैं आप, महाकाल लोग बनाए, किस तरह की व्यवस्था है? अच्छी, पहले से तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था हो गई। पहले जब हम आते थे अब तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था हो गई, क्योंकि जो इनफ्लो है लोगों का, उसको एकोमोडेट करने के लिए परिसर में बढ़ाया गया है, व्यवस्था अच्छी की गई। अब दर्शकों को सीधे लिए चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, जहां बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव की। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान के ऊर्जा ढांचों को निशाना बनाए जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं अमेरिकी धमकियों के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है और यह दावा किया जा रहा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो क्षेत्र के कई देशों के महत्वपूर्ण ऊर्जा ठिकानों को निशाना बना सकता है। जी बिल्कुल, इस बढ़ते तनाव ने पश्चिम एशिया में बड़े संघर्ष की आशंकाओं को और बढ़ा दिया है। हालांकि अभी तक इस पर बड़े सैन्य हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दुनिया की नजर अब अमेरिका, इजराइल और ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ट्रंप का कहना है कि अब मुझे ईरान पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं, बातचीत की बात करते हैं, लेकिन बार बार अपना वादा तोड़ देते हैं। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया है। कहा जा रहा है कि ट्रंप की धमकी से गुस्साए ईरान ने भी अपना विध्वंसक प्लान एक्टिव कर दिया है। अगर अमेरिका या इजराइल ने ईरान पर एक भी मिसाइल दागी तो ईरान की तरफ से 6 देशों के एनर्जी सेंटर्स को राख कर दिया जाएगा। ईरान की धमकी से दुनिया भर की टेंशन बढ़ गई है। अगर ईरान अपनी टारगेट लिस्ट के मुताबिक 6 जगहों के तेल गैस प्लांट्स को निशाना बनाता है तो दुनिया भर के सामने नए संकट खड़े हो जाएंगे। कच्चे तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल के पार जा सकती हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं। गैस की भारी किल्लत हो सकती है। सीएनजी और पीएनजी के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं। माल ढुलाई महंगी होने से हर चीज के दाम बढ़ सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान और अमेरिका का युद्ध पूरी दुनिया के लिए सिर दर्द बन चुका है। इसी बीच अमेरिका ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है और अमेरिकी नागरिकों से सतर्क रहने को कहा है। वहीं ईरान जंग जीतने का दावा कर रहा है। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ का कहना है कि ईरान जंग जीत चुका है। अब सबसे बड़ी चुनौती इस जीत को लंबे समय तक कायम रखना और देश को मजबूत बनाना है। जंग में बुरी तरह तबाह होने के बावजूद ईरान के हौसले बुलंद हैं। वहीं एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस ईरान को सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक खुफिया जानकारी दे रहा है। वैसे इस बात का शक अमेरिका को भी है, लेकिन उसके पास पुख्ता सबूत नहीं है। कुल मिलाकर कहें तो अगर अमेरिका ईरान के ऊर्जा ढांचे पर हमला करता है तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। और ये लड़ाई सिर्फ ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच ही नहीं है। ये लड़ाई जो चल रही है उस युद्ध का असर दुनिया के दूसरे देशों पर भी पड़ रहा है। वहाँ की आर्थिक स्थिति पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। वहाँ की राजनीतिक और सियासी स्थितियों पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इसी के लिए ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव बढ़ता जा रहा है उसका असर अब ब्रिटेन में भी देखने को मिल रहा है और वहां भी सियासी हलचल तेज हो गई है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने यूनाइटेड किंगडम को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में सहयोग न करे। उन्होंने ब्रिटेन को अमेरिका की सैन्य मदद से दूर रहने की सलाह दी है। वहीं मिडिल ईस्ट में पहले से जारी तनाव के बीच ईरान की इस चेतावनी को काफी अहम माना जा रहा है। ईरान का कहना है कि किसी भी देश की भागीदारी हालात को और गंभीर बना सकती है। वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की रणनीति पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। ईरान और अमेरिका के बीच विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। मिडिल ईस्ट में लगातार टेंशन बनी हुई है। इस बीच ईरान ने यूनाइटेड किंगडम को कड़ी चेतावनी दी है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने ब्रिटेन से चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि वह ईरान पर हमले करने में अमेरिका के साथ किसी भी तरह का सैन्य सहयोग न करे।
ईरानी विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार अरागची ने ब्रिटिश विदेश सचिव मिलीबैंड के साथ फोन पर बातचीत के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि आक्रामक देशों के साथ कोई भी सहयोग, जिसमें मौजूदा रक्षा समझौतों के तहत किया गया सहयोग भी शामिल है, स्वीकार्य नहीं होगा। अरागची ने ईरान के प्रति ब्रिटिश सरकार की अनुचित और गलत नीतियों की आलोचना की। उन्होंने लंदन द्वारा ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताने और हाल के महीनों में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ थोपे गए 2 संघर्षों में अपनी मिलीभगत का हवाला दिया। उन्होंने ब्रिटेन से तेहरान के प्रति अपने रुख पर पुनर्विचार करने को कहा। अरागची ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और आक्रामक परिभाषा के लिए कन्वेंशन के तहत किसी देश और सुविधाओं का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ गैर कानूनी हमलों के लिए करने की अनुमति देना आक्रामकता है और इससे हमले का शिकार हुए देश को आत्मरक्षा का अधिकार मिलता है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने इसके साथ ही कहा कि ईरान ने अच्छी नीयत से अमेरिका के साथ राजनयिक प्रक्रिया शुरू की थी और जून में वाशिंगटन के साथ संघर्ष को खत्म करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन वाशिंगटन अपने वादों को पूरा करने में विफल रहा। उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही को मैनेज करने के लिए ओमान संग परिचालन तंत्र स्थापित करने के ईरान के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला और चेतावनी दी कि किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से मामला और अधिक जटिल हो जाएगा। वहीं यूके की तरफ से मिलीबैंड ने कहा कि उनका देश ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल नहीं है और इस बात पर जोर दिया कि विवादों को सुलझाने का तरीका कूटनीति। तो देश प्रदेश में आज की जो तमाम अहम खबरें थीं उसके बारे में हमने आपको रूबरू कराया, बताया किस तरह से कांवड़ की यात्रा को लेकर तैयारियां चल रही हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का परचम किस तरह से लहरा रहा है, तिरंगा शान से लहरा रहा है। जी बिल्कुल। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश खबर देश प्रदेश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।